अनु अपने पति राघव और सास ससुर के साथ गांव में रहती थी। पूरे देश में वायरस की वजह से सब कुछ बंद हो गया। अनु का डांस क्लास और उसके पति की कमाई भी। बस 1-2 महीने चलने लायक ही पैसे हैं हमारे पास, आगे का क्या करेंगे? मैं किसी से पैसे उधार लेने की कोशिश करता हूँ। अनु का परिवार काफी कठिनाइयों से गुजर रहा था। सिर पे एक के बाद एक उधार चढ़ रहे थे। घर की हालत बिगड़ रही थी। राघव, मैं सोच रही हूँ कि मेरे डांस क्लास में जितना सामान है, म्यूजिक सिस्टम, चेयर, टेबल, सारे बेच देती हूँ। कुछ तो पैसे आ जाएंगे। पर अनु, वो डांस क्लास तुम्हारा सपना था। अभी हमारी जैसी हालत है, पता नहीं बाद में हम वो सारा सामान दोबारा से खरीद पाएंगे या नहीं। देख लेंगे तब जो होगा। अभी इसके अलावा और कोई तरीका नहीं दिख रहा। अनु एक आखिरी बार अपने डांस क्लास जाती है। सारा सामान उसी दिन बेच के कुछ पैसे मिल जाते हैं। आंखों में आंसू लेकर एक आखिरी बार अपनी क्लास को देख रही होती है। तभी उसे कोने में एक चमकता सा कपड़ा दिखता है। आंसू पोंछकर वो कपड़े के पास जाती है। ये क्या है? मैंने तो सारा सामान खाली कर दिया था, ये कहाँ से आया? अनु उस कपड़े को उठाकर देखती है तो वो एक बहुत ही सुंदर घाघरा होता है। उस घाघरे की चोली में छोटे अक्षरों में अनु का नाम लिखा हुआ था। हाँ, मेरा नाम? पर मैंने तो कभी ऐसा घाघरा नहीं बनवाया। इतना सुंदर घाघरा बनाने की मेरी किस्मत कहाँ है? पहन के देखती हूँ। अनु घाघरा पहनकर अपने आप को देख रही थी। उसका मन किया कि वो नाचने लग जाए और वो धीरे धीरे से नाचने लग जाती है। झूमते गाते वो नाच रही थी। जैसे ही अनु ने घाघरे को पकड़ के एक चक्कर लगाया, उसके घाघरे के नीचे से सोने के सिक्के बरसने लगे। वो सिक्कों की आवाज सुनकर अचानक से रुक गई। हाँ? सोना? अनु उसी घाघरे में भागते हुए अपने घर पहुंची और अपने पति और सास को सोना दिखाया। अनु, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से मिले तुम्हें? डांस क्लास में एक घाघरा रखा हुआ था जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। उसे पहनकर मैंने चक्कर लगाया और सोना बरसने लगा। राघव बेटा, सोनार के पास ले जाए सोने को। देख जरा ये असली है कि नकली। हाँ माँ, अभी ले जाता हूँ। राघव भागते हुए सोनार के पास सोने के सिक्के लेकर गया। अनु और उसकी सास घर में राघव का इंतजार कर रहे थे। राघव वापस आया और खूब सारे पैसे लेकर आया। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने ऐसे समय पर हमारी मदद कर दी। अनु और उसका परिवार एक एक करके सारे कर्ज चुका देता है और उनकी सारी दुविधाएं ही खत्म हो जाती हैं। कुछ महीनों बाद अनु की ननद ऋतु अपने मायके आती है। वो अपने घर के बदलाव को देखते हुए अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, पिछली बार जब आई थी तब घर की हालत बहुत खराब थी। इस बार अचानक से सब बदला बदला सा लग रहा है। बहुत सारे नए सामान हैं और आप सब भी पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं। तुम इस बात के बारे में किसी को बताना मत प्लीज। हमें एक जादुई घाघरा मिला है। उसे पहनकर मैं नाचते हुए चक्कर लगाती हूँ तो उससे सोने के सिक्के गिरते हैं। ऋतु अपने भाभी को ऐसे देख रही है जैसे वो पागल हो गई हो। अनु ने सोचा उसे घाघरे का जादुई नाच दिखाती हूँ। वो घाघरा पहनकर ऋतु के सामने आती है। अभी देखना तुम। अनु हर बार की तरह घाघरा पहनकर नाचने लगती है और वो जैसे ही घाघरा पहनकर एक चक्कर लगाती है, उसमें से सोने के सिक्के गिरने लग जाते हैं। ऋतु अपना मुंह खोलकर अपनी भाभी को देख रही है। क्यों, अब मान गई ना? भाभी, आप लोग की तो लॉटरी लग गई है। आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है इस दुनिया में। जब भी पैसे चाहिए बस नाचना शुरू कर दो। हाँ वो तो है, पर मैंने इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया है। सासू माँ कहती है जादू वाली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्या पता कब क्या हो जाए। भाभी, आप तो कितनी अच्छी हो। हमारे भी घर में थोड़े पैसों की कमी है। आपके पास तो ये जादुई घाघरा है। हमें थोड़ी मदद कर दीजिए। ऋतु अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़ लेती है। अनु का दिल पिघल जाता है और वो ऋतु को उस दिन मिले सारे सिक्के दे देती है। ऋतु खुश होते हुए अपने ससुराल चली जाती है।
ऋतु के ससुराल पहुंचते ही वो अपनी सास को सारे सोने के सिक्के दे देती है। ये कहाँ से मिले तुझे? ऋतु अपनी सास को सारी बातें बताती है और सास उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, कितनी गधी बहू मिली है मुझे, बस सोने के सिक्के उठाकर ले आई। पूरा का पूरा घाघरा ले आती तो कभी पैसों के बारे में ना सोचना पड़ता। अपनी सास की बात सुनकर ऋतु एक शैतानी हंसी के साथ कहती है, माँ जी, आप भी ना, आपकी बहू कितनी शातिर है आपको मालूम ही नहीं। मैं भाभी के कमरे से निकलते ही चुपचाप वो घाघरा भी चुरा कर लाई हूँ। सास और बहू खुश हो जाते हैं कि अब उन पर बैठे बैठे सोने की बरसात होने वाली है। ऋतु झट से घाघरा पहन लेती है और जोर जोर से घुमाने लगती है। घाघरा ऋतु के शरीर पर चिपक जाता है और धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है। ऋतु को घाघरे के सिकुड़ने की वजह से सांस नहीं आती और वो तुरंत नाचना बंद कर देती है। तू डर क्यों रही है? ऐसा ही होता होगा इस घाघरे में। थोड़ा और नाच, शायद सिक्के गिरने लगे। नहीं माँ जी, बहुत घुटन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मर ही जाऊंगी मैं, मुझसे नहीं होगा। ला दे, मुझे दे घाघरा, मैं नाचती हूँ, तू गधी की गधी ही रहेगी। ऋतु की सास घाघरा पहनकर नाचने लग जाती है। उन्हें भी घुटन महसूस हो रही है। घाघरा धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, पर वो पैसों के लालच में अपनी जान की परवाह किए बिना नाचती रहती है। घूमते घूमते ऋतु की सास की सांसें रुक जाती हैं और वो वहीं मर जाती है। अनु और उसके परिवार को पता चलता है कि ऋतु ने घाघरा चुराया है और उसी दिन वो अपने मायके और अपनी सास से भी हाथ धो बैठती है। हेमा और ऋषभ की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। हेमा ने शादी के बाद ऑफिस कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, पर अब शादी को 2 साल होने को आया था। ना तो ऋषभ और ना तो उसका परिवार हेमा के ऑफिस जाने को लेकर राजी था। क्या जरूरत है कमाने की? मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ घर के लिए। ऋषभ के साथ तो बात बात पे अनबन होती ही थी और सास ने भी अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। महारानी जी, आज भी लेट उठी हैं। 2 साल होने को आया है तुम्हें बहू, पर अभी भी नई नवेली दुल्हन के नखरे हैं तुम्हारे। तब सह लिया था, अब नहीं सहने वाली। सुबह मेरे उठने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। हेमा आखिर अपनी दुख भरी कहानी सुनाती तो किसे? देवर जी की पिछले महीने ही शादी हुई थी और उनकी पत्नी यानी कि हेमा की देवरानी सोनिया अपने मूड के हिसाब से बात करती थी। एक नंबर की दल बदलू। हेमा, आज छोटी बहू की तबीयत खराब है तो तुम नाश्ता बनाकर दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाना। पर माँ जी, आज तो मैं काम से बाहर जा रही थी। हाँ तो कल चली जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हेमा अपने वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपने मायके जाकर अपनी माँ को ये सब बताती है। बेटी, मेरे पास एक उपाय है जिससे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हेमा की माँ उसे एक पहाड़ी मंदिर में ले गई। पहाड़ चढ़ते हुए एक छोटा सा मंदिर आया जहाँ लोग सिंदूर की डिब्बियां चढ़ाया करते थे। ये जादुई सिंदूर है, इसे अपनी मांग में लगाकर तू अपने पति और सास ससुर के मन की बात जान जाएगी। तू इसके इस्तेमाल से उनकी चहेती बन जाएगी, फिर तुझे कोई तंग नहीं करेगा। हेमा अपनी माँ की बात सुनकर खुश हुई और अपने ससुराल आ गई। आते ही उसने सिंदूर का इस्तेमाल करने का सोचा। अपनी मांग में वो सिंदूर भरकर हेमा अपनी सास के पास गई। आ गई महारानी, जल्दी काम पर लग जाओ, मैंने खाना बना लिया है, तू बर्तन धो ले जा। हेमा बर्तन धोने जाने ही वाली थी कि उसने अपनी सास की मन की बात सुन ली। 5 दिन के सारे काम आज ही करवाऊंगी, इसके बाद कपड़े धोने बैठाऊंगी इसे। हेमा अपनी सास की मन की बात सुनते ही
अपनी सास को कहती है, माँ जी, कपड़े भी होंगे शायद धोने के। 5 दिन में कितना काम रह गया होगा, मैं धो देती हूँ, आप निकाल दीजिए। सास चौंक जाती है कि बहू ने बिल्कुल उसके मन की बात कैसे जान ली, पर वो खुशी खुशी कपड़े धोने दे देती है। माँ जी का बस चले तो पूरे साल का काम मुझसे करवा ले। उफ, क्या क्या करना पड़ता है इनको झेलने के लिए। तभी हेमा की सास उसके पीछे खड़ी होकर सोच रही होती है, बचपन में खाए बेसन के लड्डू की बहुत याद आती है आजकल। उस रात हेमा चुपचाप से बेसन के लड्डू बनाकर अपनी सास के पास ले जाती है। माँ जी, कुछ दिनों से मुझे बेसन के लड्डू खाने का मन कर रहा था, तो मैंने बना लिए। आप चखकर बताइए कैसे बने हैं। हेमा की सास की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने झट से 4 लड्डू खा लिए और खुश होते हुए बोली, हेमा, एक तू ही है इस घर में जो मेरे मन की बात समझ जाती है। कितनी प्यारी बहू है मेरी। हेमा को धीरे धीरे अपनी जादुई सिंदूर के फायदे समझ में आने लगे थे। हफ्ते भर में ही हेमा लोगों के मन की बात सुनते हुए सबकी चहेती बन गई थी। सोनिया की आंखों के सामने ही उसके हिस्से का सारा लाड और दुलार अब हेमा को मिल रहा था। एक दिन उसने हेमा को अपनी माँ से जादुई सिंदूर के बारे में बात करते हुए सुन लिया। अच्छा, तो ये माजरा है, जेठानी के पास जादुई सिंदूर है और देवरानी को ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? सोनिया जब ये सब सोच रही थी, तभी हेमा उसके मन की बात सुन लेती है और अपने सिंदूर को छुपाकर कहीं और रख देती है। सोनिया अपनी जेठानी के कमरे में जाकर कोई दूसरा सिंदूर चुरा लेती है। अब तो मैं भी आपको बराबर की टक्कर दूंगी जेठानी जी। सोनिया दूसरी सुबह सिंदूर लगाकर सबके सामने आकर उनके मन की बात सुनने की कोशिश करती है, पर उसके नकली सिंदूर से कुछ नहीं होता। माँ जी, आपने कुछ सोचा क्या? भैया, आप कुछ सोच रहे हो? पिताजी, जरा जोर से सोचिए ना। सोनिया दिन भर घर वालों की मन की बात जानने के लिए उन्हें अजीब सवाल करती रही। उसके बचकाने सवाल सुनकर सब उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। हेमा अपनी देवरानी की हरकतें देख लोटपोट होकर हंसने लगती है। हेमा उस दिन से घर की चहेती बहू बन जाती है और उस घर में उसकी जिंदगी आसान और खुशहाल हो गई।